गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। और मैंने आज का जो सेशन बनाया है ये पहले हिंदी का बना दे रहे हैं। हिंदी वालों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में भी, तो हिंदी का तो अलग ही सब कुछ बना रहे हैं। तो आज का सेशन हिंदी वालों के लिए है और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर ही तो हैं। तो वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का मायने नहीं रखेगा। पेपर जो आएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा रहेगा। तो आप ये है कि मान लेते हैं अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो इसलिए आप लोग दोनों टाइप का देखते रहिएगा। मेरा टारगेट है 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराना और सिलेबस पूरा थ्योरी के साथ कंप्लीट करना। तो मैं क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जल का शुद्धतम रूप क्या है। ऑप्शन है हमारे, बारिश का पानी, 2 नदी का पानी, 3 तालाब का पानी, 4 कुएं का पानी। तो हमारा पहला सही आंसर है बारिश का पानी, यानी बारिश का पानी जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जल का शुद्धतम रूप है। आगे चलते हैं। कह रहा है, डेयरी उद्योग में इस्तेमाल होने वाले पानी में अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो डेयरी उद्योग में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया हमारा, 1 5 प्रोटियोलिटिक या और लिपोलाइटिक जीव प्रति मिलीलीटर। दूसरा है 10 प्रोटियोलिटिक या फिर लिपोलाइटिक जीव प्रति मिलीलीटर। तीसरा है 15 प्रोटियोलिटिक या फिर लिपोलाइटिक जीव प्रति मिलीलीटर। चौथा है 20 प्रोटियोलिटिक और लिपोलाइटिक जीव प्रति मिलीलीटर है सारा, सॉरी। तो हमारा सही आंसर है पहला 5 प्रोटियोलिटिक या फिर लिपोलाइटिक जीव प्रति मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया यानी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अब जो हिंदी में लिखा रहेगा ना इसको आएंगे सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया और इंग्लिश में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो कह रहा है सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया में स्पष्टीकरण के एक हिस्से को वापस करना शामिल है। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, पहला अपशिष्ट जल रिएक्टर में प्रवेश कर रहा है, दूसरा है रिएक्टर से निकलने वाला असरदार पानी, तीसरा रिएक्टर में प्रवेश करने वाला प्रभावशाली पानी, चौथा है रिएक्टर से निकलने वाला गंदा पानी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, रिएक्टर में प्रवेश करने वाला प्रभावशाली पानी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जा सकता है, यानी पानी की स्थायी कठोरता को क्या मिला के दूर किया जा सकता है। तो हमारे ऑप्शन है, पहला चूना, दूसरा सोडा एस, तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट, चौथा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सही आंसर है हमारा सोडा एस। आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, पानी की अस्थायी और स्थायी दोनों तरीके की जो कठोरता होती है तो उसको पानी को किसके साथ उबालने से ख़त्म की जा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, दूसरा सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। तो हमारा सही आंसर है 2 सोडियम कार्बोनेट के साथ में। अगला देख लेते हैं। कह रहा है, लैगून की विशेषता इस प्रकार की जा सकती है, मतलब लैगून की क्या विशेषता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये अवायवी होते हैं, फिर है बाधित होते हैं, ये सभी। तो हमारा सही आंसर है ये चौथा, अवायवी और बाधित दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जा सकता है। पानी में क्या मिला के पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, ये कहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलाने से दूर कर सकते हैं अस्थायी कठोरता। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, मिलाने से अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड मिला के अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। चौथा कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट मिला के अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। सही आंसर है हमारा पहला
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला के पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है वांछनीय सीमा यानी पीने के पानी में पारा की BIS है, मतलब पारा की कितनी मात्रा होनी चाहिए, मिनिमम मतलब मैक्सिमम। तो जो पीने का पानी होता है उसमें मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हमारे दिए हैं, पहला है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरा है 0.9 मिलीग्राम पर लीटर, तीसरा है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, चौथा है 0.001 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमारा सही आंसर है चौथा 0.001 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर एक फिल्टर में उपयोग किया जाता है। फिल्टर में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। पहला है चारकोल, दूसरा है रेत मतलब रेतीला लिखा हुआ रेत, इसको रेत समझ सकते हो। तीसरा है दोनों एक और दो, चौथा है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमारा सही आंसर है 3, दोनों एक और दो। ये दोनों को फिल्टर में उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला, जैविक ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं को आमतौर पर जैविक उपचार के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो सबसे सामान्य रूप है, ऑप्शन देख लेते हैं, प्राथमिक उपचार, दूसरा माध्यमिक उपचार, तीसरा तृतीयक उपचार, चौथा ये सभी। तो हमारा दूसरा सही है, माध्यमिक उपचार। आगे चलते हैं, कह रहा है पीने के पानी में मैलापन की अनुमेय सीमा है, कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, 5 NTU या फिर 10 NTU या फिर 15 NTU फिर या तो फिर 20 NTU। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 2, 20 NTU। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, तलछट एक भौतिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में किया जाता है। तो क्या करने के लिए किया जाता है तलछट का उपयोग। पहला है पानी से कम घने कणों को हटा देना, दूसरा है पानी से अधिक घने कणों को हटा देना, तीसरा है पानी से हानिकारक सामग्री को हटा देना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 2, पानी से अधिक घने कणों को हटा देना। क्वेश्चन नंबर 22 का है, पानी का अंतिम स्रोत है, मतलब पानी का अनंतिम मतलब पानी का परमानेंट स्रोत पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी में गलत लिखा हुआ है। पानी का अनंतिम मतलब पानी का स्रोत है जिससे कभी मतलब ख़त्म जल्दी नहीं हो सकता है। तो कौन सा है, पहला है नदियाँ और झीलें, नंबर 2 ओस और जंगल, नंबर 3 बारिश और हिमपात, चौथा भूमिगत और सतह। तो हमारा सही आंसर नंबर 3, बारिश और हिमपात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पीने के पानी के उपचार के लिए आधुनिक समय में भौतिक विधि का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो जीवाणुनाशक के रूप में मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। पहला है क्लोरीनीकरण, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उपचार, तीसरा है UV विकिरण, चौथा है ब्लीचिंग पाउडर से उपचार। तो है तीसरा UV विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करना। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, कह रहा है कांच के इनेमल के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सैनिटाइज़र हैं। कांच के इनेमल के लिए कौन कौन सैनिटाइज़र उपयोग किए जाते हैं। पहला, ये मजबूत क्षार होना चाहिए उसमें, या फिर 2 प्रबल अम्ल होना चाहिए, तीसरा सोडियम सिलिकेट के साथ कमज़ोर क्षार होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, सोडियम सिलिकेट के साथ कमज़ोर क्षार होना चाहिए। अगला है हमारा, कह रहा है सामान्य तरीके से अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में कीटाणु शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कीटाणु शोधन यानी कीटाणुओं को खत्म करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कीटाणु खत्म करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। पहला क्लोरीनीकरण, दूसरा UV प्रकाश, तीसरा दोनों A और B, चौथा है फेनोलिक विलायक। तो हमारा आंसर नंबर 3, दोनों A और B, क्लोरीनीकरण और UV प्रकाश दोनों का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, सैनिटाइजर के साथ इनहिबिटर का प्रयोग किया जाता है, क्यों।
पहला है उनकी कार्रवाई में सुधार होता है, दूसरा जंग को रोकने के लिए, तीसरा दोनों ए और बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है 2, जंग को रोकने के लिए। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? रबर से बने उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले सैनिटाइजर हैं। पहला मजबूत एसिड, दूसरा मजबूत क्षार, तीसरा दोनों का संयोजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है उत्तर नंबर 2, मजबूत क्षार। फिर है प्रश्न, अब देखते हैं अगला। क्वाटरनरी अमोनियम यौगिकों का उपयोग सैनिटाइजिंग एजेंटों के रूप में किया जाता है होता है, तो क्यों होता है, इसे पूछ रहा है। तो पहला है अनुकूल ग्राम सकारात्मक बैक्टीरिया के लिए, दूसरा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कम करने के लिए, तीसरा है बर्तनों पर चूने की छड़ों का प्रतिशत बढ़ा दें, मतलब चूना है, चना नहीं है ये, चूने की छड़ों का प्रतिशत बढ़ा दें, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 3, बर्तनों पर चूने की छड़ों का प्रयोग का चूने की छड़ों की प्रतिशत बढ़ा दें। अगला है हमारा, कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पानी में जो कठोरता होती है किसके कारण होती है? देखते हैं ऑप्शन। पहला है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, चौथा है सोडियम और पोटेशियम के फास्फेट। तो हमारा सही आंसर है तीसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? मिल्क स्टोन को हटाने के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, यानी मिल्क स्टोन को हटाने के लिए कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? पहला फास्फोरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक अम्ल, तीसरा ग्लूकोनिक एसिड, चौथा टार्टरिक अम्ल। तो हमारा सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जमावट और फ्लक्चुएशन की प्रक्रिया में कभी कभी जोड़ा जाता है? कौन जोड़ा जाता है? पहला एल्युमिनियम सल्फेट, दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है पहला, एल्युमिनियम सल्फेट। अगला देख लेते हैं। कह रहा है जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रक्रिया में कठोर पानी के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जियोलाइट निश्चित समय के उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन इसे फ्लश करके पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। क्या मिला के पुनः उत्पन्न कर सकते हैं? पहला है 10% कैल्शियम क्लोराइड का घोल मिलाना है, दूसरा 10% मैग्नीशियम सल्फेट का घोल मिलाना है, तीसरा 10% मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाना है, चौथा 10% सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाना है। तो सही ऑप्शन हमारा आंसर क्या है? आंसर नंबर 4, 10% सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाना है। तब क्या होगा? फिर से प्रक्रिया जियोलाइट की स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 36, पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, चौथा है सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 3, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आगे चलते हैं। कह रहा है किसी घटना को खतरनाक तभी कहा जा सकता है जब, ऑप्शन क्या है? ए स्ट्रेसर में मनुष्यों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, बी आसपास के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, सी निगरानी विफल हो जाती है, नंबर डी रसायनों का प्रकोप। तो हमारा आंसर है ए सही है, स्ट्रेसर में मनुष्यों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। और दूसरा है हजार्डस वेस्ट, मतलब खतरे की पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है एक परिणाम के प्रभाव को कम करने के लिए, बी बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए, सी विषाक्त पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव को चिन्हित करने के लिए, डी घटना की संभावना को कम करने के लिए। तो हमारा उत्तर है सी। ठीक है, विषाक्त पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव को चिन्हित करने के लिए। तो व्याख्या इसमें दिया है, जोखिम की पहचान जोखिम मूल्यांकन में पहला कदम होता है। लक्ष्य विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता, स्थानिक वितरण और वहाँ की गति को समझना है।
आगे है, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, डबल क्वेश्चन हो गया है। अगला ये है, डैश प्रक्रिया निर्धारित करती है कि क्या किसी रसायन के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो देखते हैं, का खतरे की पहचान, बी एक्सपोजर मूल्यांकन, सी विषाक्तता मूल्यांकन, डी जोखिम लक्षण वर्णन। तो हमारा सही आंसर है ए, खतरे की पहचान प्रक्रिया निर्धारित करती है कि क्या किसी रसायन के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आगे क्या है, ये हम लोग कर चुके, डबल हो गया है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के लिए आवश्यक नहीं है जोखिम को पहचानना। तो फिर देख लेते हैं, ऑप्शन है ए भूमि उपयोग, बी दूषित स्तर, सी प्रभावित जनसंख्या, डी जोखिम का अनुमान। तो हमारा सही आंसर है डी जोखिम का अनुमान। पांचवा है, खतरे की पहचान के लिए साइट इतिहास पर विचार क्यों किया जाता है। मतलब किसी भी जो हजार्डस बस्ट होता है उसके बैकग्राउंड चेक किया जाता है, क्यों। ऑप्शन देख लेते हैं, ए जोखिम का अनुमान लगाने के लिए, बी कैंसर जन्य जोखिम की गणना करने के लिए, सी संभावित स्रोत और कारणों को जानने के लिए, डी उपचारात्मक कार्यवाही के निर्धारण के लिए। तो हमारा सही आंसर है सी, यानी गा वाला आंसर है, संभावित स्रोत और कारणों को जानने के लिए। तो हमारे हो गए सारे क्वेश्चन आज के ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। और देखिए भाई, कुछ चीज़ें हिंदी में भले क्लियर ना हो तो मैंने इसीलिए सारा जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर मैंने सारा रिटन में है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखते हैं फिर आगे।